नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। मैं गौरव एक बार फिर से आपके साथ यहाँ उपस्थित हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम सीरीज में लेक्चर्स की लेके आ रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स के ऊपर। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स बेसिकली प्रोडक्शन में यूज होती है, जहाँ पे हम इन्वेंट्री को यानी स्टॉक को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आज चलते हैं और देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की कौन सी टेक्निक हमें पढ़नी है। आज हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल की एबीसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग एबीसी एनालिसिस भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। एबीसी एनालिसिस क्या है ये जानने के लिए देखिए, इंट्रोडक्शन आपके सामने है। एक चीज समझनी है कि जब हम एबीसी एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो एबीसी एनालिसिस की शुरुआत, या एक तरह से कहें एबीसी एनालिसिस जैसा ये जो टर्म है इसकी ये डिराइव कहाँ से हुआ। तो कहते हैं कि इटली के एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम विल्फ्रेडो पेरेटो था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टाइम में एक प्रिंसिपल दिया था जिसे हम 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली इकोनॉमिक्स में दिया उन्होंने, लेकिन इस प्रिंसिपल का जो एक तरह से कहते हैं यूज जो है वो अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम एबीसी एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो एबीसी एनालिसिस बेसिकली पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें ये उन्होंने कहा है कि हमारे 20% जो एफर्ट होते हैं उन 20% का रिजल्ट 80% के रूप में हमें दिखता है। यानी इनपुट अगर 20% है तो 80% का आउटपुट हमें दिखता है, और यही एबीसी एनालिसिस का एक आधार है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि ये प्रिंसिपल ये सजेस्ट करता है कि 80% जो टोटल आउटपुट है वो कहीं ना कहीं 20% हमारे वैल्यूएबल एफर्ट्स हैं उसकी वजह से होता है। अच्छा, एबीसी एनालिसिस जो है, एबीसी एनालिसिस को हम अगर एलाबोरेट करें तो एलाबोरेशन के बेसिस पे हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि एबीसी एनालिसिस को हम ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस भी कहते हैं। ए स्टैंड्स फॉर ऑलवेज, बी स्टैंड्स फॉर बेटर एंड सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस है ये। ये एनालिसिस किस चीज के ऊपर काम करता है? तो ये एनालिसिस जो स्टोर के आइटम होते हैं, यानी वो चीजें जिन्हें हम प्रोडक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस में यूज करेंगे और उसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कर रहे हैं, स्टोर को मेंटेन कर रहे हैं, तो स्टोर को मेंटेन करने का कॉस्ट का जो बेसिस है वहां पर हम एबीसी एनालिसिस को यूज करते हैं। आपका जो लास्ट पॉइंट है वो कह रहा है it has been seen that a large number of items consume only a small percentage of resource and vice versa। ये 80-20 का रूल का एलेबोरेशन है कि हम 20% एफर्ट लगाते हैं और 80% हमें आउटपुट मिलता है, और अगर 80% आउटपुट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो 20% का रिजल्ट है। तो एबीसी एनालिसिस की शुरुआत अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि एबीसी एनालिसिस पैरेटो के प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत विल्फ्रेडो पैरेटो ने करी। अब जरा और देख लेते हैं, एबीसी एनालिसिस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आपके सामने ग्राफ में तीन चीजें, तीन पिक्चर्स, तीन ग्राफ में अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करते हुए चीजें दिखाई दे रही हैं। अब एबीसी एनालिसिस में होता क्या है? तो हम कहते हैं कि एबीसी एनालिसिस में बेसिकली हम हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन के लिए जितना भी आइटम है, जितनी भी चीजें हैं, जितना मटेरियल चाहिए, जितना स्टॉक चाहिए, उस स्टॉक को हम कॉस्ट के बेसिस पे तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो अगर हम एबीसी को कैटेगराइज करें तो एक कैटेगरी है ए कैटेगरी ऑफ गुड्स या आइटम, दूसरा है बी कैटेगरी और तीसरा है सी कैटेगरी। तो हम कुल मिलाकर के ये बात कह रहे हैं कि जितना भी हमारा मटेरियल है, जितना भी हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक है, उसको हम तीन अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड कर दे रहे हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो चलिए ये देखते हैं कि ए आइटम यानी ए जो ग्रुप है उसमें हम कौन सी चीजों को देखते हैं। तो ए जो है उसको हम कहते हैं कि टाइट कंट्रोल का सिस्टम है, यानी इसमें हम जो स्टॉक या मटेरियल या जो इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं वो बहुत
ज्यादा बहुत हार्ड कंट्रोल कर रहे हैं, रिजिड एस्टिमेट ऑफ रिक्वायरमेंट, और जितना भी रिक्वायरमेंट हमें हो रही है उसका एस्टिमेशन भी बहुत रिजिड होकर के कर रहे हैं। अगर देखें तो ए टाइप के जितने भी प्रोडक्ट या जितने भी आइटम हैं, जितना भी इन्वेंट्री है, ठीक, वो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट और क्लोजर वॉच उस पर रखी जाती है। क्योंकि अच्छा, हम अगर कुल मिला करके ये समझने का प्रयास करें एबीसी को, तो हम कह रहे हैं कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने में जितने भी तरह के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसको हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब समझना ये है कि ए कैटेगरी का गुड्स कौन सा है। तो मैं यही बता दे रहा हूँ, आगे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ए कैटेगरी का गुड्स ऐसा गुड्स है जिसमें जिसकी जिसकी जो कहते हैं ना कि क्वांटिटी कम है, लेकिन उसमें जो इन्वेस्टमेंट है या जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। बी कैटेगरी का आइटम या बी कैटेगरी का गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो जो इक्वल वैल्यू रखता है, यानी 50% जो है, एक तरह से कहें कि 50% जो है कॉस्ट है और 50% के बराबर उसकी वैल्यू भी है। और सी कैटेगरी का आइटम जो है ए कैटेगरी के आइटम का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है या जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है, और जो इन्वेस्टमेंट और जो कॉस्ट है वो कम होता है, और जो आइटम मिलता है वो ज्यादा मिलता है। तो अगर इसके बेसिस पे देखें तो ए कैटेगरी का गुड टाइट कंट्रोल है। टाइट कंट्रोल इसलिए क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें होना है, और जो मटेरियल मिलेगा, जो स्टॉक मिलेगा वो कम होगा, ठीक। बी कैटेगरी का गुड मॉडरेट कंट्रोल होता है। 50% आपने इन्वेस्टमेंट किया और 50% आपको मिल गया। Purchase based on rigid requirement, reasonably strict watch and control, moderate safety of stock, are managed by middle level management। तो देखिए एक चीज ये है कि बी टाइप के आइटम जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेज करता है। ए टाइप के आइटम वो टॉप मैनेजमेंट मैनेज करता है, क्योंकि ए टाइप के मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट है वो ज्यादा होता है और जो मटेरियल या जो चीजें मिलती हैं वो कम मिलती हैं। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे सोना खरीदना है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा और जो सोने की क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी, तो वो ए कैटेगरी का आइटम हुआ। बी कैटेगरी का आइटम 50% इन्वेस्टमेंट, 50% आपको मिल रहा है स्टॉक। तो इसको इस तरह से समझिए कि ये एवरेज लेवल को लेके चलता है कि 1 रुपए खर्च करेंगे तो 1 रुपए के बराबर चीज मिल जाएगी। और सी कैटेगरी का गुड जिसमें इन्वेस्टमेंट कम, मतलब मैं 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ और मुझे ढेर सारी कोई चीज मिल रही है एक ह्यूज क्वांटिटी में, एक ह्यूज अमाउंट में, तो वहां पर सी कैटेगरी का आइटम है। और सी कैटेगरी का आइटम जो है ये सबसे लोअर लेवल का आइटम है जिसको हम कॉस्ट के बेसिस पर देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप नीचे लिखी हुई चीजों को भी देख पा रहे होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम अलग अलग इन सभी को पढ़ेंगे कि पीसी एनालिसिस में एबीसी का मतलब है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। पैरेटो के 80-20 प्रिंसिपल से ये निकल के आया है, और इसका यूज हम करते हैं स्टॉक को मैनेज करने में, जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करने में। तो अब अलग अलग देखते हैं कि ए कैटेगरी का गुड, बी कैटेगरी का गुड और सी कैटेगरी का आइटम जो है वो किस किस तरह का होता है। तो अगर हम बात करें, कैटेगरी ए इज द स्मॉलेस्ट, ऑलवेज रिजर्व्ड फॉर द बिगेस्ट मनी मेकर्स, ठीक। यहाँ पर आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ए कैटेगरी का गुड ऐसा गुड है जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, ठीक, बहुत ही कम होती है, और इसमें ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादा पैसे इसमें लगते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मेरा स्टॉक के तौर पर अगर मुझे सोना लेना है तो सोना खरीदने के लिए मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और जो क्वांटिटी मुझे मिलेगी वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी मिलेगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है इट रिप्रेजेंट्स द हाई क्वालिटी, मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स दैट यू हैव, ठीक। तो अब यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे हैं कि ये जो ए कैटेगरी का गुड है ये बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी का गुड होता है, यानी बहुत क्वालिटेटिव गुड है, और इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट के रिलेशन में,
और तीसरी चीज कि कस्टमर्स दैट यू हैव, इसका मतलब है कि कस्टमर्स जो हैं आपके, यानी मैं एक कंपनी चलाता हूं और मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो मेरे जो कस्टमर हैं जो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं, उनके लिए भी ए कैटेगरी का आइटम जो है ये डिजायरेबल होता है, नीडेड होता है ज्यादा, क्योंकि उसी आइटम की वजह से वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं। ठीक। अगला है सच प्रोडक्ट विल कंट्रीब्यूट हैवीली टू द ओवरऑल प्रॉफिट। आप इस चीज को देख पा रहे होंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो ऐसा जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में अगर देखें तो बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट में वो कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि जितना भी सेलर का रिसोर्स है वो सबसे ज्यादा 80% जो है यहीं से आएगा। और अगला जो पॉइंट कह रहा है कि ए क्लासिफिकेशन का मतलब है मॉनिटर्ड ऑन डेली बेसिस। ए क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं किसी भी आइटम का, प्रोडक्ट का, तो उसकी मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे होती है। मतलब डेली बेसिस पे इसलिए क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत हाईएस्ट वैल्यू को, हाईएस्ट क्वालिटी को रखने वाले होते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है, इसलिए इस पे ज्यादा वॉच बनी रहती है कि खत्म हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में इसको यूज कर रहे हैं। और एक और जो बात है कि फ्रीक्वेंट इंटरवल पे इसे बार बार मंगवाने की अगर सिचुएशन आती है तो वो भी हम धीरे धीरे करते रहते हैं। अब बी कैटेगरी का गुड क्या है? तो बी कैटेगरी का गुड या बी कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है, अगर उसकी हम बात करें तो हम कहते हैं लेस क्रिटिकल देन ए। ठीक। ये ए जो कैटेगरी का गुड होता है उसकी कंपैरिजन में ये लेस क्रिटिकल होता है, और सी कैटेगरी के गुड की कंपैरिजन में ये ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता। आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ए कैटेगरी से वैल्यू कम और सी कैटेगरी से ज्यादा, यानी ऐसी चीजें जो मिडिल लेवल में आती हैं उनको हम बी कैटेगरी में रखते हैं। एक और चीज कि ये जो पॉइंट आपका दूसरा पॉइंट है, ये कह रहा है कि इन पर्टिकुलर holds the potential to either get moved into category A if the sales are good or can even slip down to category C। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये बी कैटेगरी का गुड बेसिकली एवरेज लेवल को बता रहा है, एवरेज लेवल को लेके चल रहा है कि अगर हमारा ए कैटेगरी के गुड में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस बी कैटेगरी के गुड को ए कैटेगरी में पोटेंशियली शिफ्ट कर सकते हैं। और ठीक यही चीज कि अगर सी कैटेगरी के गुड में भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको सी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। यानी ये बी जो कैटेगरी का गुड है वो ए कैटेगरी और सी कैटेगरी दोनों के बीच में लाई करता है। तो जहां जब जैसी जरूरत समझ में आती है वहां पर हम इस तरह के गुड को यूज कर लेते हैं। बी क्लासिफिकेशन जो है ये मॉनिटर्ड होता है रिलेटिवली फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे। प्रोबेबली अगर इसको देखें तो ऑटोमेटेड इन्वेंट्री सिस्टम हम बनाते हैं और जिससे हम को इसके नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। यानी बी कैटेगरी एक एवरेज कैटेगरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ऐसे आइटम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा मटेरियल, ऐसा इन्वेंट्री जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली एवरेज वे में रहता है और वो मेंटेन किया जाता है, राइट। अगर सी कैटेगरी के गुड की बात करें तो सी कैटेगरी का गुड जो मैंने कहा कि ए कैटेगरी के कंपैरिजन में जस्ट अपोजिट होता है। तो सी कैटेगरी के गुड को अगर देखें तो कहते हैं कि ये आइटम जो है मार्जिनली वैल्यूएबल होता है। मार्जिनली का मतलब है कि ये यूनिट के बेसिस पे इसकी वैल्यू होती है। दूसरी चीज कि ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो कंटिन्यूली बिजनेस को रन कराने में हेल्प करते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं, स्टीडी इनकम देते हैं, लेकिन इंडिविजुअली इनका कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता वैल्यू में। यानी एक तरह से कहें कि सी कैटेगरी के गुड ऐसे गुड हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और जो इन्वेस्टमेंट इनमें होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है। तो इसी वजह से अगर हम देखें सी क्लासिफिकेशन को तो इसको भी हम लॉन्गर इंटरवल पे हम मॉनिटर करते हैं। यानी ए कैटेगरी का गुड चूंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला है तो जल्दी से खत्म ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा यूज करें, थोड़ा थोड़ा यूज करें, इस वजह से ए कैटेगरी के गुड की मॉनिटरिंग हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। लेकिन सी कैटेगरी का गुड
जिसकी क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे जो गुड हैं इनका जो मॉनिटरिंग है वो बहुत लॉन्गर इंटरवल्स के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमने इस तरह के गुड्स को मंगवा लिया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत लंबे समय तक यूज किए जाने वाले हैं। आते हैं स्टेप्स को, देखते हैं कि एबीसी एनालिसिस करते कैसे हैं। अभी तो हमने ये करा कि केवल ये समझा कि ए कैटेगरी का गुड, बी कैटेगरी का गुड्स और सी कैटेगरी का गुड क्या होता है। ठीक, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एबीसी एनालिसिस कंडक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा एनुअल यूज कितना है या सेल्स कितनी है, क्योंकि कौन सा आइटम या कौन सा मटेरियल, कौन सा इन्वेंटरी या स्टॉक हमें कितना मंगवाना है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। और दूसरी चीज ये डिपेंड करता है कि हमारा एनुअल यूज या एनुअल सेल्स क्या है, क्योंकि उसी बेसिस पे हम स्टॉक को ऑर्डर करते हैं या इन्वेंटरी को ऑर्डर करते हैं। दूसरी चीज, एक बार एनुअल यूज डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम परसेंटेज डिसाइड करेंगे कि टोटल यूज में जो परसेंटेज है वो कितना है। यानी इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज मुझे एक बिस्किट का कारखाना मैंने लगाया है और मुझे बहुत सारे बिस्किट बनाने हैं। मैं एक बार में लगभग 10,000 पैकेट, 20,000 पैकेट बिस्किट के बना रहा हूँ। तो अब सबसे पहली चीज हम ये देखें कि एनुअल जो सेल्स है वो हमारी कितनी है, क्योंकि एनुअल सेल्स के बेसिस पे ही हम रॉ मटेरियल ऑर्डर करेंगे। और उस जो रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल में भी या उस इन्वेंट्री में भी हमें ये देखना है कि कौन सी चीज को हम ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक, तो जो चीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है लेकिन क्वांटिटी कम मिलती है वो ए कैटेगरी गुड। जो गुड या जो आइटम ऐसा है जिसमें जितना इन्वेस्टमेंट उतनी क्वांटिटी, वो बी कैटेगरी का है। और सी कैटेगरी का गुड क्या है, मैंने पहले बताया कि ऐसे गुड या ऐसे आइटम जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है, पैसे तो कम लगते हैं मंगवाने में, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा मिल जाती है। ठीक, तो एक बार तो हम पहले एनुअल यूज डिसाइड करेंगे, फिर वो परसेंटेज की टोटल यूज में कितना परसेंटेज आ रहा है, फिर हम रैंक करेंगे आइटम बेसिस पे हाईएस्ट और लोएस्ट परसेंटेज के कौन से आइटम को ए कैटेगरी में रखना है, कौन से को बी में रखना है, कौन से को सी में रखना है। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करके। ठीक, इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को आप इस फिगर के थ्रू, जो आपके सामने फिगर दिख रहा है इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम एबीसी एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, लिस्ट ऑल आइटम्स परचेज्ड एंड इंटर द यूनिट कॉस्ट। पहले जितने भी आइटम हमने परचेस किए हैं उसको नोट कर लें और उसका यूनिट कॉस्ट क्या आ रहा है, उसकी एक एक यूनिट का दाम क्या आ रहा है, हमें कितने का पड़ रहा है, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद हम कंजम्पशन की क्वांटिटी हर आइटम की देखेंगे कि हम कितना हर आइटम को यूज कर रहे हैं। फिर हम कंजम्पशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कंजम्पशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम लिस्ट करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कि टोटल वैल्यू किसमें है। अब एक तरह से ऐसे समझिए कि बिस्किट मुझे बनाना है, तो पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कितने आइटम बिस्किट बनाने में मुझे चाहिए। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि वो जितने आइटम चाहिए उनकी एक लिस्ट बना लें। उसके बाद कितना हमें एनुअली हर आइटम चाहिए, तो उसकी क्वांटिटी डिसाइड कर लें कंजम्पशन में। और उसके बाद उसका एक सीक्वेंस लगा लें कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ किस मटेरियल में लगेगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो इस तरह से करके डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सेट कर लिया। फिर कैलकुलेट करें हम परसेंटेज को, टोटल परसेंटेज को, कि कितना परसेंट तक कौन सा आइटम ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सा आइटम कम यूज हो रहा है। और उसके बाद ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम एक क्युमुलेटिव परसेंटेज टोटल का निकालेंगे और उससे फिर हम ए, बी और सी का कैटेगराइजेशन करेंगे कि कौन सा जो प्रोडक्ट है, कौन सी जो चीजें हैं वो ए में जा रही हैं, कौन सी बी में जा रही हैं और कौन सी सी में जा रही है। ठीक, तो एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है एबीसी एनालिसिस का, तो कहते हैं कि एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग आइटम्स that will have a significant impact on overall inventory cost। बिल्कुल सही बात है।
अगर हमें पूरा इन्वेंट्री का कॉस्ट पता करना है, हमें पूरे मटेरियल का कॉस्ट, पूरा जितना हमारा स्टॉक लग रहा है, जितना स्टोर लग रहा है, उसका कॉस्ट पता करना है, तो उसका कॉस्ट पता करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन सी इन्वेंट्री कितनी क्वांटिटी में और कहाँ पर लग रहा है। तो एबीसी एनालिसिस ये हेल्प करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि कॉस्ट, इन्वेंट्री का कॉस्ट पता करने में हेल्प करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन इकोनोमाइजिंग वंस एफर्ट टू अचीव ग्रेटर रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट चाहिए हमें, तो एबीसी में हमें स्टॉक को डिवाइड कर लेना है, इन्वेंट्री को डिवाइड कर लेना है। ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में और सी कैटेगरी में हमें डिवीजन कर लेना है अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। तीसरी चीज, इट हेल्प्स दी सेग्रीगेटिंग दोज आइटम्स व्हिच ऑट बी गिवन प्रायोरिटी टू मैक्सिमाइज रिजल्ट्स। ठीक। अच्छा, जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कैसा रिजल्ट चाहिए, तो फिर हम ये देखेंगे कि हम जो आइटम मंगवा रहे हैं, जो जो मटेरियल हम मंगवा रहे हैं, उस मटेरियल को हमको किस तरह से कैटेगराइज करना है, क्योंकि जिस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे, हमारा कैटेगराइजेशन ही हमें ये बताएगा कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है। ठीक। अगली चीज है प्रॉपर यूज ऑफ वैल्यूएबल टाइम स्टोर पर्सोनल। ये बहुत अच्छी बात है कि एबीसी एनालिसिस हमने अडॉप्ट कर लिया, तो हम जो स्टोर को मैनेज करने वाला पर्सन है, उसका टाइम बचता है। इसलिए क्योंकि इनिशियली उसने जितना एफर्ट लगा लिया, उस एफर्ट का रिजल्ट उसे अब इस एनालिसिस की वजह से मिलेगा। क्योंकि एक बार एनालिसिस कर लिया, ए कैटेगरी गुड्स, बी कैटेगरी का आइटम, सी कैटेगरी का आइटम, तीनों को हमने डिवाइड कर लिया, और उसके बाद हमने डिवीजन के बेसिस पे आइटम को यूज करना शुरू किया। तो हम जहां पर भी लगता है कि कोई आइटम ज्यादा लग रहा है, किसी आइटम में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, किसी चीज में ज्यादा चीजें लग रही हैं, तो वहां पर हम उन चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, वहां कंट्रोल भी किया जा सकता है। और सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूला नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें चीजें नहीं है, सिर्फ कैटेगराइजेशन करना है, और कैटेगराइजेशन के बेसिस पे हमें चीजों को लेके चलना है। Let us understand what are the different limitations of ABC analysis. अच्छा, limitations की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं कि कहाँ तक, किस सीमा तक ये जो एनालिसिस है ये काम करेगी। तो पहला जो पॉइंट है, कह रहा है when number of items run into several thousands। जब, देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी है कि जहां पर आपका नंबर ऑफ आइटम्स कम है, वहां पर तो ठीक है, लेकिन जहां पर नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हैं प्रोडक्शन के लिए, जहां इन्वेंट्री अलग अलग तरह की लग रही है, तो वहां पर कैटेगराइजेशन करने में, एबीसी डिवाइड करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसकी एक बढ़िया बात तो यही है कि इट इज नॉट कन्वीनियंट टू कंप्यूट एंड कैरी आउट दिस एनालिसिस, जहां पे नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं ये थाउजेंड्स में हैं, लैक्स में हैं, तो वहां दिक्कत होती है। दूसरा, more chances of deterioration in storage exist since class C are purchased in bulk। ये भी आप देख लीजिए कि क्लास सी की जब हम लोगों ने बात की, तो क्लास सी को हम एक बार में ज्यादा मात्रा में परचेस करते हैं, तो एक समस्या आती है कि उसको रखेंगे कहाँ, उसको स्टोर कहाँ करेंगे, उसको पाइलअप कहाँ करेंगे। ठीक। अच्छा, क्लास ए का जो मटेरियल है, उसके साथ भी यही समस्या है कि क्लास ए जो मटेरियल है, उसको अगर हमने खरीद लिया तो बहुत वैल्यूएबल है, तो उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी वो खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही स्थितियों में, चाहे क्लास ए कैटेगरी का गुड हम खरीदें, क्लास सी कैटेगरी का गुड खरीदें, दोनों ही सिचुएशन में हमें दिक्कत आती है। लूज कंट्रोल ऑन सी में रिजल्ट इन शॉर्टेज। अगर सी के ऊपर, सी टाइप का गुड जो है, जिसमें क्वांटिटी तो ज्यादा मिल रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो अगर हम थोड़ा लूज कंट्रोल करते हैं, तो सी कैटेगरी का जो गुड है, शॉर्टेज हो सकता है। ठीक। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई देखिए, जो जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है, हम उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा होती है तो लूजली यूज करना शुरू कर देते हैं, केयरलेस होकर के यूज करना शुरू कर देते हैं, और तब प्रॉब्लम समझ में आने लगती है जब होती है शॉर्टेज। एबीसी फोकस करता है मनी वैल्यू के ऊपर, फंक्शनल इंपॉर्टेंस इसका बहुत कम है, तो इसलिए ध्यान देना है कि हम इस पे शॉर्टेज ऑफ क्रिटिकल आइटम्स जो हैं, इसकी हम समस्या को देख पाते हैं। तो एक लिमिटेशन ये भी है कि मनी वैल्यू को तो देखता है, लेकिन फंक्शनल इंपॉर्टेंस के लेवल पे ये काम नहीं करता। अगर एबीसी की बात करें, तो एबीसी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेरिएशन ऑफ प्राइस ऑफ आइटम्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए कॉस्ट के बेसिस पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइस क्या होगा इसकी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि एबीसी एनालिसिस तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की टेक्निक है कि किस क्वांटिटी में कितनी मात्रा में हमें जो मटेरियल है वो यूज करना है, तो कितना ए कैटेगरी का गुड, कितना बी कैटेगरी का, कितना सी कैटेगरी का, ये कैटेगराइजेशन हमने किया और इसी बेसिस पे हम चल रहे हैं। तो इस वजह से एक चीज ये देखना कि कॉस्ट के ऊपर तो बात करेगा लेकिन प्राइस के ऊपर बात नहीं करेगा। ये किसी इग्नोर करता है मार्केट कंडीशंस को, मार्केट अवेलेबिलिटी को, कॉम्पिटिशन्स को, सीजनल वेरिएशंस को, इसलिए क्योंकि एक बार आपने कोई स्टॉक या इन्वेंट्री खरीद लिया और खरीद करके लेके आए और आपने उसका कैटेगराइजेशन किया, तो इस बात से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस क्या हैं, या मार्केट में जो ए बी सी कैटेगरी का गुड आपने डिवाइड किया है उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कंपटीशन कैसा है या सीजनल वेरिएशन हो रहा है। आपने कैटेगराइजेशन किया है और आप उसी कैटेगराइजेशन के बेसिस पे चलेंगे। ठीक, यानी एक बार आपके पास वो गुड आ गया है तो उस गुड को आप अपने लेवल पे ही मैनेज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद एबीसी एनालिसिस को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हुई होगी, इसलिए क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो में मैं आज चला हूँ लेक्चर को लेकर के, लेकिन आशा करता हूँ कि आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया होगा और आपको एटलीस्ट ये चीज समझ में आ गई होगी कि ए कैटेगरी का गुड, बी कैटेगरी का गुड और सी कैटेगरी का गुड क्या है। ठीक, तो इसी आशा के साथ मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ूंगा और भी वैल्यूएबल चीजें और भी वैल्यूएबल लेक्चर कंटेंट लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले बहुत सारे लेक्चर्स को लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।